स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का। उम्मीद कि इसके पहले की सभी कक्षाएं आपने निरंतर देखा होगा और आपकी एक पॉलिटी पर खास तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा के हमारे सभी छात्र छात्राओं की एक अच्छी समझ बनी हो गई। और आज के लगातार क्रमवार हम लोग एक एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं आयोग में पूछे गए सवालों पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, आज हमारा टॉपिक है। और इस पर आयोग ने जितने सवाल पूछे हैं, बिल्कुल हर एक सवालों पर गहनता से, सूक्ष्मता से, बारीकी से हम लोग अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे और ये समझ विकसित करेंगे कि आगामी एग्जाम में हम अपनी तैयारियों को क्या नया मोड़ दें, क्या नया पन उसमें लाएं, जिससे हमारी तैयारी स्मार्ट हो जाए, हमारे तरीके स्मार्ट हो जाएं और एक ओहदा हम सुरक्षित कर लें। कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती प्यारे साथी। मान लिया तो, है ना, कहते हैं ना कि मानना और ठानने की बात है। मन को जैसा आप स्वरूप देंगे वैसा काम होगा। तो मन से एकदम बिल्कुल मान लीजिए कि आप विजयी हुए हैं, बी द पॉजिटिव रहिए। तो एकदम मान के बैठना है कि मैं भविष्य का दरोगा हूं, मैं भविष्य का पुलिस हूं और इसी आधार पे आपको तैयारी अपना करना है। आइए शुरुआत करते हैं सवालों का। और आज के एक एक सवाल पर हम लोग बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं और कुछ बेसिक बातें जो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जिस टॉपिक की थोड़ी सी मर्यादा है उस पर बात अगर कर लें, जिस पर कि आपको जानकारी होना ही होना चाहिए, आइए उन पहलुओं पर पहले हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केवल हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी पे कुछ बिंदुओं पर अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा विशेष, डीपीएसपी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अब यहां से सवाल शुरू होते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हम लोग इस बेसिक पहल को आगे बढ़ाते हैं। पहला बिंदु जो आता है कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। आप सभी जानते हैं, बेहद खास आसान भाषा में भी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं इसको, कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात जो हमारे बेसिक का सबसे मजबूत स्तंभ है, अभी तक हर एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया है, वो यही है कि इसका जिक्र किस भाग में है। तो हमारे संविधान के भाग 4 में है। और आप जानते हैं कि हमारा संविधान भागों में बटा है। जहां भाग आएगा वहां बिना कहे हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद का आना लाजमी है, क्योंकि संविधान ही हमारा भागों में बटा और भाग अनुच्छेदों से मिलकर बना है। तो बात करते हैं, इसका जिक्र है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब जो सबसे अहम सवाल आता है वो ये है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एक बात तो इस पर अगर कर ले हम लोग, तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। या कह सकते हैं, इसी पर आप अगर थोड़ी सी बातों को और स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या इसका लक्ष्य है सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यह इसका मूल लक्ष्य है। प्रजातंत्र की स्थापना कह सकते हैं इसका मुख्य लक्ष्य है डीपीएसपी का। जहां मौलिक अधिकारों का लक्ष्य केवल है राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, वहां इसका लक्ष्य उसके विपरीत क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, या कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये पुलिस राज्य की बात नहीं कर रहा है, लोक कल्याण, जनता के कल्याण की बात कर रहा है। डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य है। राज्य बोले तो कह सकते हैं ये सरकार को दिया गया निर्देश है। सरकार को दिया गया क्या है, तो सरकार को दिया गया क्या है, निर्देश है कि सरकार कोई भी नियम कानून विधान बनाए
या विचार करे जब भी, तो अपने निर्देशों का पालन करे कि उसके निर्देश में क्या क्या बातें कही गई हैं। और एक खास जो बेसिक में बात आती है वो ये आती है कि भाई डीपीएसपी जो है ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। जहां मौलिक अधिकार वाद योग्य है वहां डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, यानी गैर न्यायोचित है। इसका मतलब यह है कि इसके वायलेशन उल्लंघन पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल इसके आर्टिकल अनुच्छेद 37 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है। ये बेसिक बातें हैं कि डीपीएसपी हमारा कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है। इसका उद्देश्य सबसे अहम है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना व सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र है। ये सरकार को दिया गया निर्देश है, यह सरकार का कर्तव्य है कि सरकार जब भी कोई नियम कानून बनावे तो अपने कर्तव्यों का अनुसरण करे और इसके आधार पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इसके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके कई अनुच्छेदों का इंप्लीमेंटेशन कर चुकी है सरकार, जिन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बेसिक पहलुओं में एक और बात समझ लेंगे तो बेसिक तौर पे आपकी जानकारी और भी बेहतर हो जाएगी। वह चीज क्या है कि इसको हम लोग 3 चरणों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला तो सामाजिक व आर्थिक विचारधारा के रूप में, सामाजिक विचारधारा के रूप में। इसमें आर्थिक भी आप शामिल कर सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक या लोक कल्याणकारी विचारधारा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, इसे हम लोग विभाजित करते हैं गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा के रूप में। दूसरा पहलू है वो है हमारा आता है गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा के रूप में। और तीसरा जो हम लोग कहेंगे उदार बौद्धिक विचारधारा भी कह सकते हैं, उदार बौद्धिक विचारधारा के रूप में हम लोग इस पर बात करते हैं। उदार बौद्धिक विचारधारा, इसी 3 स्वरूपों में हम इसे अलग अलग अनुच्छेदों के संदर्भ में पढ़ते हैं। कुछ समाजवादी आर्थिक विचारधारा के तहत, कुछ गांधीवादी विचारधारा। हाँ, कुछ यहाँ से सवाल जो बेसिक तौर पे पूछे जाते हैं, अगर इन परिपाटियों को आपने यहाँ जान लिया तो ये थोड़ा सा होगा आपके लिए बेहतर कि आपका मनोबल बढ़ेगा इससे। वो क्या है कि गांधीवादी विचारधारा के अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पुख्ता जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 40 अभी तक का सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला है। गांधीवादी कई बार सवाल आते हैं, आयोग पूछता भी है कि दिए गए विकल्प में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो अनुच्छेद 40 हो गया, अनुच्छेद 43 ए हो गया, अनुच्छेद 47 हो गया, अनुच्छेद 49-50 भी कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कई कई जगह इसको नहीं जोड़ते हैं पर कुछ किताबों में इसका जिक्र करते हैं। पर मुख्य तौर पे ये 2-3 तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना ही रखना है। जो गांधीवादी से 49-50 को भी कई कई जगह पर इसको उदारवादी बौद्धिक में शामिल करते हैं, पर इसी में। अब इससे आगे जो बेसिक पहलू पूरा कर रहा हूं उस बात को ध्यान में रखना। वो ये बात अगर देख लिए तो आपकी जानकारी और बढ़ गई। अब सवाल ये है कि हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कितनी चीजें मूल हैं और किसे बाहर से जोड़ा गया है। तो अब इस बिल्कुल आपको इसका स्क्रीनशॉट भी रखना है और इसे नोट डाउन करके रख लेना और पढ़ना इसे बार बार कि भाई मेरे पहला तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, लघु संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 के समय। इस संशोधन 42वां संविधान संशोधन से डीपीएसपी में क्या क्या शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 39 खंड ए जोड़ा गया है, जिसमें प्रावधान है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। एक केस खूब प्रसिद्ध हुआ था, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, जिसपे हम लोग थ्योरी क्लास में खूब बात करेंगे। अभी तो टू द पॉइंट यही समझना है इस सवाल की श्रृंखला में। ये जोड़ा गया किस संशोधन से, 42वां। दूसरा जोड़ा गया है अनुच्छेद 39 खंड एफ, या बोलेंगे आर्टिकल 39 क्लास एफ। इसमें शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा का प्रावधान है।
अनुच्छेद 43 खंड ए जोड़ा गया, इसमें उद्योगों के प्रबंधन और कर्मकारों का भाग लेना शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 48 ए है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। ये सब के सब जोड़े गए हैं प्यारे साथी किस संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे भूलना नहीं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि 44वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 38 खंड 2 आय की असमानता को राज्य कम करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा, यह भी प्रावधान किया गया है। और इसे बाद में जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी, पहली बार कांग्रेस चुनाव हारी थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, प्रावधान किया गया, प्रतिस्थापित किया गया अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का देखभाल करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इस समय कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसके द्वारा अनुच्छेद 43 खंड बी जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन का निर्देश दिया गया है। इतने सब अनुच्छेद जो हैं प्यारे साथी, ये आपके डीपीएसपी में बाद में जोड़े गए हैं। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी जानकारी को परिपक्व अब शुरू करते हैं। सवाल पर जाइएगा नहीं, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ। अभी तक डेमो था, एक बेसिक परिचय था डीपीएसपी का जो आपने देख लिया। अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग सवाल की श्रृंखला को, बिल्कुल लगातार बढ़ाते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने की बात करता है? अनुच्छेद 39 खंड ए, अनुच्छेद 39 खंड बी, अनुच्छेद 43 खंड ए और अनुच्छेद 36। तो अभी हम लोगों ने बात किया अनुच्छेद 43 खंड ए। अब आप कमेंट करके बताओ, अगर आपने ध्यान से इस बात को देखा तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अनुच्छेद 43 खंड ए किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब बेसिक मैंने आपको इसीलिए बता दिया ताकि बिल्कुल आप प्रश्न देखो और खटाखट आंसर करते बढ़ते चलो। कहते हैं ना कि सफलता सुविधाओं का मोहताज नहीं होती है। आपकी हालात चाहे जैसे हो, हालात में जीना सीखो और काम करके आगे बढ़ना सीखो। और सफलता सुविधाओं का मोहताज नहीं होती है। और कहते हैं कड़े संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता है। जो जितना लड़ा है उतना बढ़ा है। अवसर मिला है, लड़िए, अपनी पहचान सुनिश्चित कीजिए। कब तक पिताजी की पहचान पे जिंदा रहेंगे? अब बारी आपकी है, उठो, जागो और तब तक बढ़ो, जब तक और तब तक पढ़ो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ। और लक्ष्य केवल नौकरी नहीं है, नौकरी एक साधन हो सकता है। लक्ष्य इतना ऊंचा बनाओ कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम अंकित हो जाए। अगले सवाल पे देखते हैं प्यारे साथी। प्रश्न दूसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने बनाने के लिए आवश्यक हो? अनुच्छेद 40, 38 खंड बी, अनुच्छेद 36, 39 खंड ए। तो अभी हम लोगों ने बात किया अनुच्छेद 40, जिसे गांधीवादी आर्टिकल भी कहा जाता है। पंचायतों के गठन की बात भी की गई है इसमें, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 38 खंड बी राज्य के लोक कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि बात किया गया। अनुच्छेद 38 से 39 में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणाओं का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। कौन से राज्य की परिभाषा है? तो वही राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में है। जिस परिभाषा का जिक्र अनुच्छेद 12 में किया गया है मौलिक अधिकार में, वही परिभाषा किया गया है अनुच्छेद 36 में। और अनुच्छेद 39 अभी हम लोगों ने बात किया इसके पहले के पेज में। अनुच्छेद 39 खंडे में क्या है? समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 47 कहता है लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने की बात की गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 33 में संसद हमारे सैनिकों के लिए कुछ विशेष निर्बंधन लगा सकता है, इंस्ट्रक्शन लगा सकता है।
उनको कुछ संदर्भ में मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का जिक्र किया गया है, जिसको इसके पहले के सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी तो उम्मीद है कि आपने मिस किया है, इसलिए ध्यान से देखो इसके पहले की क्लास, तब ये क्लास आपको और भी अच्छे समझ में आएगी। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसमें निम्न द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है: संसद के दोनों सदनों से, और ऑप्शन 2 है कि संसद में उपस्थित 2 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, सही है। और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान भी आवश्यक होना चाहिए, तो ये बिल्कुल है। अनुच्छेद बी, ए और बी दोनों सही है। आगे जब बात करेंगे, हमारा टॉपिक आएगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे साथी क्या संशोधन। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा संशोधन, और संशोधन की खास तौर पे क्या संशोधन की प्रक्रिया, तो संशोधन की प्रक्रिया में मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 368 जो संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में जिक्र जिसका करते हैं कि हमारे यहाँ संशोधन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के संशोधन की मैं आपको बात बताऊंगा: साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन। ये कैसे होते हैं, हर एक बातों पर बिल्कुल है ना, हर एक पॉइंट पर क्लास में चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन थ्योरी क्लास में चर्चा होगी। 5वां सवाल आपके सामने है और बहुत ही आसान सवाल है। बड़ा सवाल देखकर घबराना बिल्कुल नहीं भाई, आराम से समझना है, उसके बाद आंसर करना है। भारत के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसा कहा जाता है कि सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना। दूसरा कह रहा है इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके लोक हित को स्थापना करना। जी हाँ, तो सकारात्मक प्रकृति के हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के संदर्भ में मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है, पर डीपीएसपी सकारात्मक, इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा है पर उत्तर बहुत आसान है। भारत के संविधान के राज्य नीति निदेशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, इसका जिक्र हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 39 खंड डी में, समान कार्य समान वेतन। और समान कार्य समान वेतन के प्रावधान के लिए एक बड़ा केस बड़ा मशहूर हुआ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ केस 1982 का केस है। और इसमें समान कार्य समान वेतन का जिक्र किया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक सरकारी नर्स है और एक प्राइवेट नर्स है, तो दोनों के कार्य का जो प्रकृति और उत्तरदायित्व है सेम है। अगर हम लोग बात करते हैं और कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि प्राइवेट कंपनी का सुपरवाइजर है और वही सरकारी कंपनी का सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर के दोनों सुपरवाइजर के कार्य की प्रकृति और उत्तरदायित्व समान है, लेकिन वेतन में आप देखेंगे कि प्राइवेट नर्स का वेतन बहुत कम है, 7,000 है, और सरकारी नर्स का वेतन 70,000 है। अगर आप कंपनी के सुपरवाइजर का देखेंगे तो हो सकता है 20-30 हजार रुपये उनके प्रति माह उनको मिलता हो, और वहीं पर अगर सरकारी सुपरवाइजर पर देखेंगे तो 70-80 हजार रुपये मिलता है। तो मेरे भाई, जब कार्य की प्रकृति और दायित्व दोनों समान है तो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ऐसा मेंशन किया गया है, लेकिन अभी इसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। आने वाले समय में अगर ये धारणा सरकार लेके आती है, स्वाभाविक है, इसमें 1% का कहीं डाउट नहीं है कि राजकोष पे बड़ा भार पड़ेगा। लेकिन अगर समान कार्य समान वेतन आ गया तो विश्वास कर लेना, लोग सरकारी नौकरियों की तरफ फिर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमें प्राइवेट अपने पास में ही किसी निजी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और उसी काम को अगर गवर्नमेंट की भी हम कार्यालय में कर रहे हैं, तो पता चला कि अगर सरकारी दफ्तर में उसी काम के लिए हमें 50,000 रुपये मिल रहे हैं और प्राइवेट दफ्तर में भी 50,000 मिलेंगे, तो स्वाभाविक है हम बहुत दूर जाना नहीं चाहेंगे, प्राइवेट दफ्तर को स्वीकार कर लेंगे। और इसके लिए समान कार्य समान वेतन के लिए संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, यहां मैं अगर मेंशन कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, यहां लिख दे रहा हूं, समान पारिश्रमिक एक्ट 1978 पारित कर दिया।
किसका अनुसरण करते हुए? अनुच्छेद 39 खंड डी का अनुसरण करते हुए। तो आइए सवाल पे बात करते हैं पहले। तो पहला तो ऑप्शन कहा गया है कि महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा है कि श्रमिकों और पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकताओं से अधिक मजबूर नहीं किया जा सकता ताकि वे अपनी आयु के ताकत और बच्चों से आह्वान में प्रवेश कर सके। अगर इसको नोट डाउन कर लिया हो, उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र इसको जरूर कहीं नोट डाउन कर लेना। तो मैं बताऊं इसकी बात कहां की गई है? दूसरे कथन की। तो दूसरे कथन की बात किया गया है मेरे भाई आर्टिकल अनुच्छेद, दूसरे कथन की चर्चा है अनुच्छेद 39 खंड एफ में जिक्र किया गया है और पहला है डी में। तो कहते हैं दोनों सुरक्षा के प्रति नीति होगी, यानी कथन ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निषेध तत्वों में विनिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य अपनी नीति को विशिष्ट निम्नोमुखी बनाएगा जिसमें समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप सामूहिक हित में सध सके। बिल्कुल सही है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी कथन ए भी सही है और बी भी सही है। ये दोनों बातें कही गई हैं। पहला कथन जो कह रहा है कि समुदाय का संसाधनों पर स्वामित्व नियंत्रण, तो ये जिक्र किया गया है 39 खंड बी और बाद में सी में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि किसका, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? ध्यान में रखना, यहां पूछा क्या जा रहा है नहीं, की पॉइंट जरूर पकड़ना। सत्य की बात कर रहा है कि असत्य की, इस बात को खूब ध्यान में रखना है। अगर की पॉइंट आप भूल गए तो समझो सब कुछ भूल गए। इसलिए प्यारे साथी की पॉइंट आपको भूलना नहीं है। आइए देखो, सवाल ही ये देखिए, सवाल गायब हो गया शायद। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी लाते हैं उसको लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में नहीं कहा गया है ना? यही बात था, नहीं कहा गया है। शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन। ए और बी दोनों में से कोई नहीं, केवल ए और बी दोनों और केवल बी। क्या कहा गया? क्या शिक्षा का अधिकार? तो शिक्षा के अधिकार की बात की गई मौलिक अधिकार में, तो बी कहा गया। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कहा गया नहीं कहा गया। तो ए इसमें जो है ये नहीं कहा गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार इसे जोड़ा गया है बाद में 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से अनुच्छेद 21 खंड ए के द्वारा अब शिक्षा को क्या बना दिया गया है? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो संविधान में सूचीबद्ध हैं। पहला है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल सही है। लोक कल्याण के वृद्धि, अनुच्छेद 38 की बात कर रहा है। समान है ना, ये जिक्र किस में है? तो सामूहिक रूप से कह सकते हैं अनुच्छेद 38। सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, अभी हम लोगों ने बात किया, इसका जिक्र किस में है? अनुच्छेद 39 खंड ए में या आर्टिकल 39 क्लास ए। और ग्राम पंचायतों का गठन, इसका जिक्र है अनुच्छेद 40 में। तो अब क्रम से लगाना है भाई। सबसे पहले देखो क्या आर आएगा सबसे पहले? नहीं, ये कथन गलत हो गया। क्या क्यू आएगा? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन सही। सबसे पहले क्या आ रहा है? पी, बिल्कुल सही। फिर आ रहा है क्यू, यानी आर भी नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस आधार पे? अनुच्छेद के आधार पे इनको हम लोग सेटल कर रहे हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 36, 49, 42 और 38। तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं इत्यादि का संरक्षण करना क्या है? राज्य का कर्तव्य होगा। और इसके लिए आज राज्य ने कानून भी बना दिया है कि अगर राष्ट्रीय महत्व के या सार्वजनिक, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है कि सार्वजनिक महत्व के किसी भी वस्तु को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो इस पे इसके खिलाफ कोई भी सरकार को सूचित कर सकता है, और जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है उसको सरकार बढ़िया से सेकेगी।
तो इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना। ठीक। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, 42 में कर्मकारों के वेतन की व्यवस्था, 38 में लोक कल्याण की वृद्धि की बात की गई है। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसका संविधान से संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? सही मिलान करना है। पोषण, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के कर्तव्य, अनुच्छेद 47 बिल्कुल सही है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सहभागिता, 43A। बच्चों के लिए मुफ्त और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 45, तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें, अच्छा कह रहा है क्या सही रूप से मिलान है, तो अनुच्छेद 45 में कह रहा है प्रावधान किया गया है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 45। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 45 में मेंशन किया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का देखभाल करना किसका राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस कथन के अनुसार ये मिलान नहीं है, बाकी दोनों ही बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन पी भी सही है। पोषण, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, प्रबंधन, तो PQ ऐसे ऑप्शन नहीं है, यानी तो इसका बिल्कुल आयोग का एकदम सही मंशा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल के अनुसार PQR, तीनों ही बिल्कुल सही आंसर माने जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से, क्योंकि अब देखो यहां मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अनुच्छेद 45 में इतना ही कहा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना राज्य का दायित्व होगा, तो इसके लिए आंगनबाड़ी यानी प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं, पर अनिवार्य शिक्षा की यहां बात नहीं की गई है। निम्नलिखित में से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं है काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित और मानवीय प्रवेश, मातृत्व सहायता का प्रावधान, किसका उल्लेख नहीं है? काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में जिक्र किया गया है। कार्यस्थल पर उचित और मानवीय प्रवेश और मातृत्व सहायता, इसका भी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 में। तो कौन सा नहीं है? यानी A और B दोनों ही, ठीक है, सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं, उल्लेखित हैं। A भी उल्लेखित है और B दोनों ही क्या है, उल्लेखित है इसमें। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और कह रहा है इसमें उल्लेखित कौन नहीं है, तो A और B दोनों का उल्लेख ही है, तो इनमें से कोई नहीं उल्लेखित है। ठीक। अब अगला सवाल है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और कई बार कथन से सवाल ये पूछा जाता है, ध्यान से देखना इसको। सवाल है आपके सामने कि यह कथन इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर शासन के मामले में प्रयोग किया जाता है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के बारे में ये शब्द किसने कहा है कि यह प्रयोजन भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणियां दोनों में ही इसमें भाग में अधिनियमित सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर ही नहीं है, बल्कि इन्हें कार्यकारिणी का आधार बनाना चाहिए। ऑप्शन ध्यान से देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका कथन ये है? तो कमेंट करके आप जरूर बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो अंबेडकर साहब। अब यहां से थोड़ा सा आप इस बात को कैसे वेरीफाई करेंगे, कुछ और कथन है उनको आप यहां देख लीजिए, थोड़ी सी आपकी जानकारी और जिज्ञासा दोनों ही व्यापक हो जाए। मैं आपके लिए कुछ विशेष चीज लाया हूं, इसे नोट डाउन कर लेना, उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्रा। डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, एक कथन सीधा सीधा पूछा जाता है। जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निषेध तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। टी कृष्णमचारी ने डीपीएसपी को भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। और केटी साहब ने क्या कहा है? केटी शाह ने डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। इन पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना और इसे कई बार पढ़ना, क्योंकि सीधे कथन सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कहीं भी थोड़ा भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। भारत के राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है? ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है,
पहला। दूसरा है जनमत का सार निहित है, इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं का प्रतिफल करना है। ऑप्शन ए सही है, ए बी दोनों सही है, या दोनों नहीं सही है, तो भाई इनका उद्देश्य क्या है? समाजवादी लोक कल्याण की स्थापना करना। दूसरा क्या है कि जनता की इच्छाओं की का प्रतिफल करना है, तो इसका तात्पर्य है कि लोक कल्याण की अवृद्धि, लोक कल्याण करना इनमें निहित ही है, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही धारणाएं बिल्कुल सही हैं जो डीपीएसपी में प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? पहली ही क्लास में मैंने आपको इस सारे आर्टिकल दिखा दिए। अनुच्छेद 48 खंड ए में यह प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें लोगों की उन्नति और कल्याण हो? ऑप्शन है, कथन है आपके सामने, राज्य लोक के कल्याण की एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे, उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों की न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक सुरक्षा मिल सके, राष्ट्रीय जीवन को भी जुड़ने के लिए संस्थाओं को सूचित करेगा। कथन 2 है, पढ़िएगा इसे ध्यान से। कथन 2 है कि राज्य पूरा प्रयास करे कि लोगों की आय के अंतर को कम कर सके और उनकी स्थितियों, सुविधाओं, अवसरों के बीच असमानताओं को दूर कर सके, ना कि सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो अलग अलग समूहों में रहते हैं। ध्यान से कथन को पढ़ो और प्यारे साथी इसमें बताओ कि कथन कौन सा सही है। ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि कह रहा है कि कथन ए और बी दोनों ही नहीं सही हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई, कथन केवल बी सही है कि केवल ए सही है। इसमें सही कथन आपको पहचान करके बताना है। स्टेटमेंट बड़ा है पर आंसर मैंने आपसे बार बार कहा इसको कि सवाल जितना ही बड़ा होता है उतना ही आसान होता है। बस ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, ध्यान से देखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबराते हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी तैयारियों से दूर भाग रहे हैं प्यारे साथी। तो दूर बिल्कुल नहीं भागना है, सवाल को समझना है और फिर गोला भर देना है। तो इसका सही आंसर मैं देखता हूँ कि कौन कौन से साथी हमारे कमेंट करते हैं। कमेंट की प्रतीक्षा है और मैं देखता हूँ स्टेटमेंट को आप समझते कितना अच्छे से हैं। कुछ छात्र कह रहे होंगे बड़ा सवाल है, ये तो भाई बड़ा भारी भरकम। मैं फिर आपसे कहा कि जो सवाल जितना ही बड़ा होता है उतना ही आसान होता है। बड़ा देख करके हम थोड़ा घबराते जरूर हैं, पर वो सवाल कैसे लगते हैं हमें? बहुत ही खास आसान सवाल लगते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही, यानी कथन ए और बी दोनों ही इसके सही होंगे। दोनों कथन की बात कर रहे हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति सिद्धांतों में डीपीएसपी में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, गलत कथन की बात कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, क्या सही है? गलत है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो गलत कथन केवल क्या है? पी। ये अदालत में लागू नहीं होंगे, ऐसा अनुच्छेद 37 में कहा गया है। ये वाद योग्य नहीं है। इनमें से कौन सा वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, स्मारकों की सुरक्षा है, फिर पर्यावरण है आपका। अगला ऑप्शन है अन्य देशों के साथ संबंध, और आर्थिक और समाजवादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी। करा कि इसमें वर्गीकृत नहीं है, ध्यान से यही देखना है। तो क्या है? स्मारकों की सुरक्षा, बिल्कुल हम लोगों ने बात किया भी, किस आर्टिकल में है? कमेंट करो, आप फटाफट कमेंट करो। स्मारकों की सुरक्षा किसमें? अनुच्छेद 49 में है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन अनुच्छेद 48 ए में है। अन्य देशों के साथ संबंध, ये प्रावधान नहीं है। आर्थिक समाजवादी अनुच्छेद 38 में जिक्र किया गया है। राज्य के नीति सिद्धांत में से कौन से संविधान के अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 47। ये क्या मेल खा रहा है? बिल्कुल नहीं मेल खा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत रहेगा। दूसरा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, प्रचार, अनुच्छेद 43। ये भी नहीं सही है, पहला भी नहीं सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49 बिल्कुल सही है। तो केवल आर कहां पर है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका जिक्र आप जानते हैं कि किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 50 में है। अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि, इसका जिक्र अनुच्छेद 51 में किया गया है।
तो इस बात को आप इससे अवगत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 भारत को अधिदेश देता है कि वह मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाए। दूसरा है पर्यावरण की रक्षा और विकास करे। तीसरा कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के शैक्षिक महत्व को संवर्धन करे। चौथा है गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए। जी हाँ, ये भी गांधीवादी अनुच्छेद है, तो वध पर रोक लगाए। ऑप्शन डी फॉर दिल मांगे मोर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का अध्ययन करने के लिए जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई उसका अध्यक्ष कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, कर्ण सिंह, बी के कृष्ण मेनन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान के अध्ययन के लिए किया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिस समिति की ये अध्यक्षता कर रहे थे, इनकी अध्यक्षता में, स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में 1976 में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति को संविधान के अध्ययन के लिए गठन किया गया था। बाद में इसी समिति के सिफारिश पर हमारे देश में मूल कर्तव्य को लाया गया। किसको? मूल कर्तव्य को। तो अगले सवाल पर इस बात को स्पष्ट करते हैं। भारत के राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है कि सामाजिक आर्थिक उन्नति व राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, सही है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। क्या ये न्यायालय में लागू हैं? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से हर नागरिक को मौलिक कर्तव्य है। तो हर नागरिक को मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन ध्यान से देखना प्यारे साथी, यहां विस्मृत नहीं होना है। ऑप्शन है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, पहला है। दूसरा है आपका हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, वोट देने का कर्तव्य, करों का भुगतान करने का कर्तव्य। और ये बात कहाँ किया गया है? हर नागरिक का क्या है? मौलिक कर्तव्य की बात की गई है प्यारे साथी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। अब मौलिक कर्तव्य में थोड़ी सी बात करेंगे हम आगे, लेकिन अगले सेशन पे सवाल पे ही बात कर लेंगे। अभी नेक्स्ट सवाल पे मैं आपको पूरी बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के डीपीएसपी में विनिर्माण रूप से उल्लेखित राज्य का प्रयास करना होगा? पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, बिल्कुल सही है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का, यह भी सही है। परमाणु निरस्त्रीकरण से पहले हमला नहीं, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली राइट। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि को बढ़ावा देना और हमारी विदेश नीति को तय करता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल शांति समझौते की नीति का अनुसरण करेंगे और पालन करेंगे। डीपीएसपी के सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित हैं। अनुच्छेद 36 से 51, यही बिल्कुल राइट है ना? कहां से लिया गया है? इस सब पे बिल्कुल हम लोगों ने बात कर लिया। भारत के संविधान के भाग 4 का विवरण प्रस्तुत करता है। मूलभूत अधिकार, राज्य के निधि तत्व की, संघ की न्यायपालिका और संसद की। तो डीपीएसपी का जिक्र करता है, जिसकी पहली क्लास में हमने डिटेल व्याख्या की। पहला अगर आपने देखा होगा, पहला सवाल और पहली व्याख्या, तो पूरा सवाल आपको बहुत आसान लगा होगा, है ना? यह है डीपीएसपी पर आयोग के द्वारा पूछे गए सवालों का एक स्वरूप। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 10, 11, 12 और 9। कितने दिए गए हैं? वर्तमान की बात कर रहा है प्यारे साथी, तो अभी कुल कितने हैं? भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। पर मूल रूप से ध्यान में रखना, यहां अगर मूल कर्तव्य की दोनों बातें मैं आपसे बात करूं कि मूल कर्तव्य, तो पहली बात यह समझ लेना कि मूल कर्तव्य संविधान में है नहीं, तो इसको जोड़ा गया है। इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। और इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। और स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में 12 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो हमारे मूल कर्तव्य में मूल कितने कर्तव्य थे? तो मूल जो कर्तव्य थे प्यारे साथी वो 10 ही थे।
जिन्हें जोड़ा गया किस संशोधन से? 42वां। आप जानते हैं 1975 का आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल भी लगा था। 76 में संविधान के सभी विवरणों के अध्ययन के लिए कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्वर्ण सिंह जी, जिसमें 12 सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वां संशोधन से। बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, वो है 11वां। तो 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो अभी कुल कितने हो चुके हैं? 11। पहले मूल रूप से कितने थे संविधान में? तो संविधान में जब कहेगा कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, वर्तमान में तो 11 हैं और मूल रूप से कितने थे? 10 थे। इस बात को ध्यान में रखना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो हमारा संविधान जो है यूएसएसआर सोवियत संघ गणराज्य से प्रेरित है। जापान के बाद भारत दूसरा देश है। ध्यान रखना, किसके बाद? जापान के बाद भारत दूसरा देश है, दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जिसने अपने मूल कर्तव्यों की सार्वभौमिक घोषणा की है। यह बात को खूब ध्यान में रखना, मूल कर्तव्यों की सार्वभौमिक घोषणा की है। वैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 29 धारा 2 में भी इस बात की सार्वभौमिक घोषणा की गई है, मूल कर्तव्यों के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय को निम्नलिखित सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है: सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो प्यारे साथी, अभी हम लोगों ने बात किया आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात किया जाता है। राजनैतिक न्याय की बात मूल कर्तव्यों में नहीं बल्कि मौलिक अधिकार में किया जाता है। तो ये आपका पूरा सेशन रहा डीपीएसपी का। उम्मीद को आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। लगने का मतलब ये है भाई कि आपने आयोग के सवाल देखे कि आयोग ने किस तरह से सवाल पूछे और किस तरह से घुमाता है। अब आप अपना जो स्टडी कर रहे हैं उस तरीकों में उतना बदलाव करो कि आयोग के सवाल के बिल्कुल करीब बने रहो। और अगर सेशन अच्छा लग गया तो फिर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। इसके आगे का टॉपिक में मिलते हैं अगले सेशन में। बिल्कुल मैंने कहा कि क्रमवार भारतीय संविधान है ना और विधि की क्लास पूरी आपको क्रमवार ही मिलेगी। इतिहास, ज्योग्राफी, हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर की श्रृंखलाएं मिलेंगी। साथ में जल्द ही थ्योरी की क्लासें भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क, एक पैसे का शुल्क नहीं लगेगा। तो अगर उंगलियां कांप रही कि लाइक कर दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए गुरुजी का, है ना, गुरुजी वायरल हो जाए। मेरे भाई, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, आप मेरे लिए काम नहीं करो, लेकिन इतना तो करो, गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक तो कर सकते हो, हाथ कपाओ नहीं, आगे बढ़ो। नेट तो आपका चल ही रहा है, डाटा तो बिल्कुल उपयोग हो ही रहा है ना। तो बिल्कुल मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तैयारी जबरदस्त करते रहिए। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे, मुकाम तक चलेंगे। दूसरे की जय से पहले अपनी विजय हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।